नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं, इसे लेकर कई दिन से बहस जारी है। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान सामने आया, जिसकी वजह से एक नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ किया कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। एक कार्यक्रम के दौरान सक्सेना ने कहा कि वो दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हाल ही में ईडी की हिरासत से ही सीएम केजरीवाल ने 2 सरकारी आदेश जारी किए हैं। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने पहला आदेश रविवार को जारी किया। इसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी के दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था। ऐसे में एलजी सक्सेना की जेल से सरकार नहीं चलेगी टिप्पणी नई राजनीतिक हलचल शुरू करती नजर आ रही है। बीजेपी द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात की जा रही है। वहीं केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जीएनसीटीडी अधिनियम का हवाला दिया है। आतिशी ने कहा कि विपक्षी दलों और नेताओं, खासकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का फायदा उठा रही है। आतिशी ने कहा कि देश का कानून बेहद स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प ना हो। सुप्रीम कोर्ट भी अनुच्छेद 356 के मुद्दे पर कई बार फैसले सुना सकता है कि राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जा सकता है जब उस राज्य के शासन के लिए कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। इसलिए अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि ये केवल राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया गया है। इससे संस्थाओं के द्वारा विपक्ष को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद है जैसे ही वो जेल जाएं, दिल्ली और पंजाब में इनके विधायक तोड़कर सरकार गिराई जाए, क्योंकि बीजेपी चुनाव में आपको दिल्ली और पंजाब में नहीं हरा सकती। केजरीवाल जी जब उन्हें पहली बार सम्मन 30 अक्टूबर 2023 को आया कि उन्हें 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होना है, यानी कि आज से करीब 4.5 महीने पहले या 5 महीने हो गए अब तक, तब से अरविंद केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनका संसद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, जाहिर सी बात है। जो रिंकू हैं, जलंधर से हमारे सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब केंद्र सरकार के अधीन आके कुछ करा सकते हैं। कुछ भी नहीं कराया जा सकता। सिर्फ एक चीज की जा सकती है, चुनाव लड़ना।
जो वो आम आदमी पार्टी से लड़ते या अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आप किसी से भी इसका आकलन करा लीजिए। जालंधर में, पंजाब के जालंधर में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। ये कुछ भी कर ले, चौथे नंबर पे आएंगे। क्यों एक सांसद चौथे नंबर पर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आएगा? अरविंद केजरीवाल जी जब उन्हें पहली बार सम्मान। वहीं इसी बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की अमरोहा में जनसभा, रजबपुर में प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा है। जयंत चौधरी की चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी है चौधरी कंवर सिंह तंवर। अमरोहा लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां जयंत चौधरी जो है वो अमरोहा में जनसभा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए रजबपुर में जनसभा किया जा रहा है जयंत चौधरी की तरफ से। आपको बता दें कि जयंत चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस समय एनडीए गठबंधन में है जयंत चौधरी और उसी के तहत वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमरोहा लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। जयंत चौधरी अमरोहा में जनसभा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये जनसभा जयंत चौधरी की तरफ से की जा रही है। रजबपुर में प्रत्याशी के पक्ष में ये जनसभा जयंत चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का एनडीए से गठबंधन हुआ है। इसी के तहत अब बीजेपी प्रत्याशियों के लिए भी जयंत चौधरी जो है वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह के पक्ष में अमरोहा लोकसभा में प्रचार करने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। और आपको बता दें कि अमरोहा में दूसरे चरण में चुनाव होना है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं अमरोहा से, जहां पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा कर रहे हैं। रजबपुर में जनसभा हो रही है। चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया है और जयंत चौधरी उनके प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर और उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए जनसभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि अमरोहा लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आरएलडी प्रमुख अमरोहा में जनसभा कर रहे हैं। रजबपुर में प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा में पहुंचे हैं जयंत चौधरी और बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में ये जनसभा का आयोजन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जयंत चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब देखिए, जिस प्रकार से जयंत चौधरी ने भी अब 2024 चुनाव के लिए कमान साध ली और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो प्रत्याशी हैं उनके भी प्रचार प्रसार में जयंत चौधरी लग गए हैं। और जयंत चौधरी की बात किया जाए तो आज अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं कहीं न कहीं अब चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं, वो भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए जयंत चौधरी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी से जल्द ही जो है बगावत करके जो भारतीय जनता पार्टी में साबित हो, देखा जाए जिस प्रकार से पश्चिम में अच्छी पकड़ जयंत चौधरी की मानी जाती है, तो कहीं ना जिस प्रकार से देखा जाए अब अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे और जिस प्रकार से देखा जाए अपने क्षेत्र में किस तरह से माहौल बनाया जाए तो इसको लेकर लगातार जयंत चौधरी अब जनसभा को संबोधित करेंगे। देखा जाए मुख्यमंत्री भी लगातार जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं 3 जिले के दौरे पर। जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी भी अब जो है आज अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जो इनके प्रत्याशी हैं और चौधरी कंवर सिंह, इनके जो है पक्ष में जो है जनता को संबोधित करेंगे और जनता को इनके खेमे में किस तरह से किया जाए तो इसको लेकर पूरी जो है आज अमरोहा में जो है जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में जो प्रत्याशी हैं ये भी मौजूद रहेंगे और जो इनके आरएलडी के जो नेता हैं वो भी लगातार जो है इनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर देखा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम वो नेता हैं जो कहीं न कहीं इसको लेकर लगातार
तैयारी में थे। और आज देखा जाए जिस प्रकार से जयंत चौधरी दिल्ली से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए 12:10 पर जो है अमरोहा पहुंची और उसके बाद वहां पर जनसभा को संबोधित करो। और जिस प्रकार से देखा जाए पूरी तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाने का लगातार प्रयास करे। लेकिन जनता की बात है की जाए तो जनता किस खेमे में जाएगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित, अमरोहा में चुनावी मुद्दा क्या है अमरोहा के लोगों के लिए, और किस तरीके से जयंत चौधरी की ये जनसभा जो है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी? देखिए जिस प्रकार से जयंत चौधरी की बात किया जाए तो कहीं न कहीं पश्चिम में अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। जयंत चौधरी की कहीं न कहीं देखा जाए जिस प्रकार से किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंचते हैं और जनता किसानों की बात किया जाए तो कहीं न कहीं उसको लेकर इनकी जो है हमेशा प्रदर्शन देखने को मिलता था। लेकिन जिस प्रकार से किसानों का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी जाएंगे तो किसानों के हक की बात करेंगे। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से किसानों की बात करें लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर खेलने का भी काम करते थे। लेकिन जयंत चौधरी का कहना था कि जो है हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और किसानों के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। कि किसानों में रोजगार वोटों में अच्छी की पकड़ मानी जाती है। तो कहीं से देखा जाए तो अमरोहा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पर किस तरह से अपने खेमे में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आने वाला समय ये क्योंकि चुनाव की बात करें तो जल्दी वो परिणाम भी आने वाले हैं। लेकिन जनता किसके खेमे में जाएगी तो आने वाला समय बताएगा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार चुनावी मैदान में है क्योंकि वो भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जनता को अपने खेमे में किया जाए। और अमरोहा की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा देखने को मिलेगा। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिन सीटों में प्रत्याशी की बात करें तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार उन सीटों पर प्रचार कर रहे हैं जहां पर उनको पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। अब उन सीटों पर भी अपने सहयोगी दलों के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन सीटों पर काबिज होया जा सके जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ता था। तो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं कहीं कि उस पर काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व वो उत्तर प्रदेश में जरूर नजर आ रहा है। मंत्री की बात करें या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च को जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और जयंत चौधरी उस सभा में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह उत्तर प्रदेश में दिखाती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात सबसे ज्यादा सीटें जो उत्तर प्रदेश में ही है क्योंकि देखा जाए 24 का अगर जो लोकसभा चुनाव का कहीं के रास्ता है वो उत्तर प्रदेश सीटें हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती है तो कहीं न कहीं वही वो सत्ता के सीट तक पहुंचता है। लेकिन अब आने वाला समय है वो जनता या उत्तर प्रदेश की जनता किसके खेमे में जाएगी परिणाम आने के बाद भी सब स्पष्ट हो पाएगा। अमित, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन है लगातार जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं बीजेपी के वो भी प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर कहे महागठबंधन जो है विपक्ष का वो उस तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर नहीं उत्तर प्रदेश में आ रहा है, चाहे बात कांग्रेस की हो या फिर समाजवादी पार्टी की हो। अभी इन लोगों के बीच में सड़क पे जो नेता है नहीं उतर रहे हैं, रैलियों में इस तरीके से देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी का पूरा प्लान जो है वो तैयार है। सीएम योगी 15 दिन में 15 सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का साथ पाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ जो है वो मजबूत हुए हैं। लेकिन ये जो दो लड़कों की जोड़ी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक उनकी नींद नहीं खुल रही है। देखिए अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी से हाल ही में जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो कहीं न कहीं पश्चिम में भी वो भी जोर देने की बात कर रहा है। वो भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहा है, अपने खेमे में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए हम अगर गठबंधन की बात करें, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात करें तो जिस प्रकार से देखा जाए तो इनका इससे पहले भी गठबंधन देखने को मिला था लेकिन वो गठबंधन सफल नहीं हुआ था। इसके पहले भी देखा जाए तो जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आई थी तब कहीं न कहीं इनका साथ नहीं था, नाराजगी इसमें देखने को मिल रही थी। अखिलेश यादव की देखा जाए उत्तर प्रदेश में जनसभा निकलने की यात्रा निकाल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगर बसपा की बात करें तो बसपा भी लगातार प्रचार में है क्योंकि जिस प्रकार से आकाश आनंद को जो है कमान संभालने के लिए दिया गया तो आकाश आनंद भी 6 तारीख से जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे और पश्चिम को साधने की वो भी कोशिश करेंगे, पूरी तरह से कवायद करेंगे। लेकिन हम जनता की बात करें तो जनता भी पूरा मूड बना रखी है कि आने वाला समय जो है वो किसके तरफ खेमे में जाएंगे। लेकिन पक्ष और विपक्ष
लगातार अपना जो है पल्ला जो मजबूत करने में लगातार लगा हुआ है और लगातार जिस प्रकार से विपक्ष की बात करें, विपक्ष की कमियों को गिनाने का कर रहा है। और देखा जाता है वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री के पद से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, मोदी का परिवार हो स्लोगन दे रहा है। तो लेकिन जनता की बात करें तो जनता किसके खेमे में जाएगी वो तो परिणाम आने के बाद। बिल्कुल अमित, जनता किसके खेमे में जाएगी ये तो इलेक्शन में वोट पड़ने के बाद पता चलेगा, परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी सोना है तो सुहागा आरएलडी के जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं और बीजेपी दोनों तरीके से लाभ वाली स्थिति में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कमजोरी थी बीजेपी की वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का साथ पाकर वो एक बराबरी का दर्जा जो है वो मिला है बीजेपी को। और अब ये देखना होगा कि चुनाव में किस तरीके का घमासान देखने को मिलता है पक्ष और विपक्ष के बीच। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के आखिरी नामांकन के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी आरएलडी ने चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। चंदन चौहान मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी पार्टी से मौजूदा विधायक भी हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट पर दोनों प्रत्याशियों की जीत का ऐलान किया। उनका कहना है कि बीजेपी जीत रही है यहां से, साथ ही यूपी की 80 सीटों पर भी एनडीए गठबंधन की जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया है। इस दौरान इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने हमला किया और कहा कि इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी भी सही तरीके से अभी तक तय नहीं कर पाई है। गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे दोनों प्रत्याशी बिजनौर और नगीना सुरक्षित लोकसभा से आज नामांकन दाखिल किया है, दिखाने दो यार थोड़ा सा आ जाएगा यार। मैं उनको अग्रिम रूप से दोनों लोकसभा सीटों पर विजयी होने की शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। इंडी गठबंधन ना तो प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं वो लोग, ना नेता तय कर पा रहे हैं। वह तितर बितर हो गया है, बिखर गया है पूरी तरीके से। वह आप वहीं पन्ना जिले के जंगली क्षेत्र से जुड़े गांवों और खेतों में जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के साथ साथ उत्तरी दक्षिणी मंडल में बड़ी संख्या में बाघ और तेंदुए मौजूद रहते हैं, जिससे उत्तर वन मंडल के जंगलों में बाघ तो दक्षिण वन जंगलों में तेंदुए बड़ी संख्या में है। लेकिन वन विभाग पर जंगली जानवरों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के दक्षिण वन मंडल के पवई रेंज का है, जहां पर पिपरिया दोन बीट से एक नया मामला सामने आया है। एक तेंदुआ खेत की बाढ़ में फंस गया, जिसकी जानकारी वन कर्मियों को लगी। तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पीटीआर से रेस्क्यू टीम को बुलवाया गया, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचते तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी। हालांकि रेस्क्यू टीम ने तेंदुए के शव को फंदे से निकाला और अंतिम संस्कार कर दिया। वन विभाग की टीम द्वारा फंदा लगाने वाले शिकारियों की तलाश भी की जा रही है। ये घटना है करीब 8 साढ़े 8 के बीच में खबर मिली थी। पवई रेंज के अंतर्गत एक बीट है पिपरिया धौन, तो वहाँ पर सुबह गश्ती के दौरान ये खबर मिली थी कि एक तेंदुआ जो है वो क्लच वायर से फंसा हुआ है और पेड़ में उसकी लकड़ी जो है फंस गई थी और इसी कारण से वो फंसा रहा। जब तक रेस्क्यू टीम जो है वहाँ पहुँचती, करीब 11 सवा 11 बजे पहुँचे, तब तक जो है उसका वो ख़त्म हो चुका था। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हुआ शिकारियों के द्वारा? प्रथम दृष्टया देखिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग पिछले 10-15 साल हो गए इस चीज़ को करते हुए और पिछले 1.5-2 साल में लगातार मुहिम चला के भी कोशिश किए, परंतु जो खेतों की जो बागड़ में जो फंदे लगाए जा रहे हैं वो फंदे जो है। मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर लाडली बहना के लिए विशेष योजना लागू कर लाभान्वित भी कर रही है। लेकिन इस प्रदेश में लाडली बहना कितने सुरक्षित हैं, इसका खुलासा नर्मदापुरम में हुआ है, जहां पिपरिया थाना क्षेत्र में आने वाले गांव सुरेला किशोर में पीड़ित को
थाने से भगा दिया गया, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और पिता को बुलाने की बात कही गई। बच्चियों को लौटा दिया गया और फरियादी रविशंकर अपनी बच्चियों के साथ जब थाने पहुंचे तो इससे पहले गांव के सरपंच के दबाव में उनके ऊपर पहले ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि हालांकि बच्चियों की भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन इन दोनों बच्चियों और उनके पिता के ऊपर एक फोन के जरिए सिर्फ एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जबकि बच्चियां पहले थाने पहुंची थी, लेकिन उन्हें यह कहकर थाने से वापस लौटा दिया गया कि वो अपने पिता को लेकर आए। इसके पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनके पिताजी ने धोखे से मारा, जानबूझ के मारा, हमें कुछ भी नहीं पता। मम्मी घर पे नहीं थी, मंदिर गई थी, पापा नहा रहे थे, हम दोनों अंदर थे, भैया उसके दोस्तों के साथ बाहर बैठा था। उन्होंने गलती से मारा कि हमारा डंडा, वो चले गए और गाली देते देते चले गए। भैया ने तो बोला उरे, तो उन्होंने गाली देते देते डंडा हमेशा रखती, डंडा लेके आ गए और बोलने लगे कि तेरा, गालियां देने लगे खूब खूब। पापा बाहर आ गए, पापा ने बोला भैया नहीं बोलते, वो मार देंगे, बड़े आदमी, अपन उनसे नहीं बोलते। तो ले जाने लगे पापा उसको घर, तो कहने लगे हाँ मैं मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, खूब गंदी गंदी गालियां देने लगे। तो हम दोनों भी बचाने के लिए आ गए, तो एक डंडा पापा को मारा, तो फिर हम भैया को मारने लगे, तो मैं बीच। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।